आज हम अपने चैप्टर जो चल रहा था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था? हमने ये पढ़ लिया था, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। कोई नहीं, हमने ये नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर सब कुछ पढ़ लिया था। यहाँ पे हम डायरेक्टली बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आप पिछले पार्ट्स देख लेना ताकि हम डायरेक्टली सब पहुंच जाए। देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज कैसे करते हैं अपना नेचुरल रिसोर्सेज का, ग्राउंड वाटर कैसे क्या होता है, ये पढ़ा था। ठीक, ग्राउंड वाटर में हमारा रिचार्ज मतलब चीजें जो है वो कम होती जा रही है, ये सब हमने पढ़ा था, है ना। अब हमारा क्या है, यहाँ से हमें नेक्स्ट पार्ट करना था कि हम ओवर एक्सप्लोटेशन करते हैं अपने ग्राउंड वाटर का। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अब कैसलेट फ्रॉम पंजाब। अब यहाँ पे एक केस दिखा रखा है आपको, मतलब कि एग्जांपल दिया है कि कहाँ ग्राउंड वाटर का आपने बहुत ओवर एक्सप्लोटेशन किया। एक क्राइसिस हैज अनफोल्डेड इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब। पंजाब में क्या हुआ, एक बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया था, मतलब बहुत अच्छा था मतलब वो प्लेन्स, लेकिन हमने उसको क्या किया, ओवर एक्सप्लोर कर दिया। देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैव बीन सीवियरली डिप्लीट कर दिया गया। पंजाब वाज होम टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब पंजाब में ही क्या आया था हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है बेटा, एक एक्चुअली हुआ क्या था ना, जब हम इंडिया आजाद हुआ था ना, तो फिर इंडिया के पास बहुत ज्यादा तो चीजें, खेती तो थी नहीं या चीजें थी नहीं, तो जितने हमारे पॉपुलेशन बढ़ रहा था या पॉपुलेशन थी उस हिसाब से हमारे पास खाना ही नहीं था, तो हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करके लाते थे। अब इंपोर्ट तो हम कर लेते थे, लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ कि हमारे पास बहुत सारे अनाज की कमी हो गई, और उस टाइम पे हमारी वॉर भी चल रही थी, और हम जहां से इंपोर्ट करके लाते थे उस कंट्री ने हमें मना कर दिया, या उस कंट्री ने जो हमें क्वालिटी दी वो बहुत बेकार क्वालिटी दी हमारे। तो और हमें लगा कि भैया अब ये तो हम कैसे खा पाएंगे, ये तो हम जानवरों को भी नहीं खिला सकते, इतनी बेकार क्वालिटी है। और हमें मिल ही नहीं रहा था, मतलब हमारे पास गेहूं नहीं था, हमारे पास चावल नहीं थे, हमारे पास चीजें नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने अपनी कमी को पूरा करने के लिए एक नई प्रोसेस यूज किया। हमने एक HYV सीड्स जो थे उसका यूज किया, HYV सीड्स का यूज किया। और HYV सीड्स से हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, जिसमें हमने क्या किया, एक नए टाइप के सीड्स का यूज करके हमने अपनी खेती में उसे डाले, जिसकी वजह से पहले जो जिस बीजों से जो खेती हो रही थी, मान लो अगर वो 10 किलो हो रही थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन करते करते करने से सीधा वो 25 किलो हो गई, वो दुगनी तिगुनी हो गई उसकी जो वो है उसकी ग्रोथ जो थी। ठीक, तो इतना फायदा हुआ हमें। तो ये था। अब पंजाब जो है वो तो होम था ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे हम बहुत एक फर्टाइल लैंड था पंजाब का, जो आराम से हम जहाँ पे हम करते थे ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन ग्राउंड वाटर का, क्योंकि अब आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन में ना एक प्रॉब्लम भी होती है कि वो जो ग्राउंड वाटर का जो पानी है ना वो बहुत ज्यादा यूज करता है। तो ग्राउंड वाटर का क्या, नॉर्मली मतलब इरिगेशन में आपको ज्यादा पानी डालना पड़ता है, और पानी हमारा कहाँ से लेंगे, हम ग्राउंड वाटर से तो लेंगे, तो वो बहुत ज्यादा पानी डालना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हुआ क्या, डेट फेड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया। मतलब वही बता रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, किसने बहुत सारे लार्ज पॉपुलेशन को खाना दिया, पॉपुलेशन को, एंड कंट्रीब्यूट किया इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी आने में, कि हम इसकी वजह से क्या हो पाए थे, सेल्फ सफिशिएंट हो पाए थे। सेल्फ सफिशिएंट मतलब हम बिना दूसरों पर डिपेंड हुए खुद अपने लिए खेती कर पाए थे। टुडे द सेफ स्टेट फेसिंग द इशू ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। अब वही पंजाब जो है, जो सेल्फ सस्टेनेबल जिसने किया, वो अब इशू ऑफ द सस्टेनेबिलिटी में मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि नेचर जो है उसको हमने इतना एक्सप्लोर किया बियॉन्ड द रीजनरेशन, कि हमने उसको इतना एक्सप्लोर कर दिया कि वो उतना रीजनरेट ही नहीं कर पाया, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म में तो नहीं कर पाया। हाउएवर द कंसर्न जो है हमारे पंजाब के लिए, उसने बहुत सारे अदर स्टेट्स को इफेक्ट किया, मतलब वही है कि उसका ग्राउंड वाटर बहुत कम हो गया था। अब देखो ये बताएंगे पहले तो पूरा कि 1960s में क्या हुआ था, फार्मर जो थे उन्होंने शिफ्ट किया था हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ वीट पे। इसी को हम बोल सकते हैं HYV सीड्स। ठीक, क्या बोल सकते हैं हम इन्हें, HYV सीड्स का। ठीक, वीट में भी किया था और पैडी में भी किया था। वीट मतलब गेहूं और पैडी मतलब चावल। दिस रिक्वायर द मोर वाटर देन द ट्रेडिशनल सीड्स। ट्रेडिशनल सीड्स से उसमें क्या चाहिए था, ज्यादा पानी चाहिए था। क्या चाहिए था, ज्यादा पानी चाहिए था। अब इसकी वजह से फार्मर ने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया ग्राउंड वाटर को अपनी नीड को पूरा करने के लिए। ठीक, अब जो सप्लाई जो था फ्री पावर का लेड टू द ओवर पंपिंग। अब उस टाइम पे क्या था कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए फ्री पावर लगा दी, मतलब बिजली बिजली थोड़ी फ्री कर दी, फ्री पावर थी, तो जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, ओवर पंपिंग करी। ठीक, अब वो इतना जब फ्री की कोई चीज होती है, वैसे अब आपके रूम में लाइट जल रही है, अगर आपको पता है कि बहुत ज्यादा बिल आता है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उस लाइट को बंद कर दोगे जब भी आपको यूज नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्री मिल रही है तो आप क्या करोगे, छोड़ के चले जाओगे, क्या रे कोई बात नहीं, फ्री में तो है, क्या करना है इसका। तो ये चीज है। तो यही है कि यहाँ पे फ्री पावर था, लेड टू द ओवर पंपिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर। आज सिचुएशन स्टिल प्रिवेलेंट, और आज के डेट में यही है कि बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा पावर का यूज करके डायरेक्टली ओवर पंपिंग कर देते हैं। ओवर पंपिंग से क्या होता है, ज्यादातर पानी आप ग्राउंड वाटर से निकाल के अपने खेतों में डाल दे रहे हो, जिससे ग्राउंड वाटर का पानी धीरे 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 और कम होता जा रहा है।
तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है। तो मॉडर्न डे फार्मिंग की टेक्निक जो है उसमें हमारा रिक्वायर्ड होता है यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज करना। तो कंबाइंड इफेक्ट, अब देखो एक तो हम पानी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि हम केमिकल फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं। इन दोनों की वजह से, इन दोनों कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ है, जो हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है हमारे पंजाब में वो इनएक्सेसिबल हो गया, वो इतना डेप्थ तक चला गया कि वो इनएक्सेसिबल हो गया। कुछ कुछ एरिया में आपको ग्राउंड वाटर अब मिलेगा ही नहीं, टिल डेप्थ ऑफ द 30 मीटर। जबकि पंजाब को हम बोलते हैं कि वो रिवर्स का मतलब बहुत वो है, पंजाब का नाम भी ऐसे ही पड़ा है कि 5 रिवर्स के बेसिस पर। और आज सोचो उनको ग्राउंड से पानी निकालने के लिए इतना नीचे तक जाना पड़ रहा है, 30 मीटर डेप्थ तक जाना पड़ रहा है। ठीक, एंड द केमिकल्स फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर हैव डिजॉल्व। और उसके साथ साथ हमारा जो उसमें क्या क्या ऐड हो चुका है, हमारा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर, जो पानी भी निकल के आ रहा है ग्राउंड वाटर से, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हेल्थ हजार्ड्स भी हो रहे हैं हमें। अब सोचो ग्राउंड वाटर तो हम बहुत सारे लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं पीने के लिए, चीजों के लिए, तो उससे भी क्या हो रहा है, हमारा जो पानी है वो क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा डिप्लीट हो जा रहा है, या उसकी क्वालिटी इतनी बेकार हो जा रही है कि उससे बहुत ज्यादा हेल्थ हजार्ड्स भी हो जा रहे हैं। ठीक, अभी देखो एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना ग्राउंड वाटर का, चला के छोड़ गए हैं, इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा ओवर पंपिंग की वजह से यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा। अभी पानी क्या होगा, खेतों में जाएगा, तो खेतों को बहुत ज्यादा पानी, अब वही होता है ना, आपको 1 गिलास पानी पीना है, 2 गिलास की प्यास है, लेकिन आपने बहुत सारा पानी पी लिया था, तो क्या हो जाता है, कभी कभी उल्टी हो जाती है हमें। तो ये भी तो वही है कि अब खेत कैसे उल्टी करेंगे, वो भी इतना थोड़ी ना वो अपने पास रखेंगे, वो ओवर ही हो जाएगा, मतलब उसकी फसल खराब हो जाएगी ज्यादा पानी की वजह से, सड़ने लग जाएगी। वो भी नुकसान है, खेतों को भी नुकसान है, और ग्राउंड वाटर का तो नुकसान ही नुकसान था, क्योंकि ग्राउंड वाटर आपने ज्यादा निकाल दिया, उसका लेवल ही कम कर दिया। ठीक, दूसरा है वेट पैडी फील्ड्स, ये देख रहे हो फोटो, ये वेट पैडी की है, मतलब यहाँ पे चावल की खेती करी गई, पैडी मतलब चावल। ठीक? अब ऑलमोस्ट क्या है, 80% जो है ऑफ द एरिया ऑफ द पंजाब हैज बीन क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लोटेड। 80% जो एरिया है हमारे पंजाब का, उसको क्या बोला गया है कि ओवर एक्सप्लोर कर दिया गया है। ठीक, इन अदर वर्ड्स में अगर बोले तो वी हैव ड्रॉन वाटर एट द रेट ऑफ द मच ग्रेटर देन एट विच रिस्टोरेशन एंड रिजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज पॉसिबल। कि इस रेट से हमने इसको यूज कर लिया है जिस रेट में हमारा ग्राउंड वाटर की रिस्टोरेशन करना ही पॉसिबल नहीं है। वी हैव ड्रॉन वाटर एज मच ग्रेटर देन, तो हमने बहुत तेजी से कर लिया कि हमारा जो रिस्टोरेशन है, ना रिस्टोरेशन पॉसिबल है और ना ही हमारी रिजनरेशन पॉसिबल। तो वी कैन सी दैट द फूड सिक्योरिटी वाज एंश्योर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म, कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी तो हमारी हो पाई, मतलब हम सेल्फ सफिशिएंट तो हो पाए। लेकिन सोचो अगर ग्राउंड वाटर बिल्कुल ही रिचार्ज नहीं हो पाया और बिल्कुल ही इसमें पानी नहीं गया, तो एक ऐसा भी टाइम आएगा कि हमें खुद, जो आज हम सेल्फ सफिशिएंट बने घूम रहे हैं, हमें फिर से खाने की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं होगा खाना उगाने के लिए, अपनी चीजें करने के लिए। तो ये चीज है, बट लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंसेस के क्या हुए, बहुत ज्यादा उसने टाइम लिया और इफेक्ट होगा हिल होने में। देखो अभी देखो ये एरिया बता रखा है ना आपको, कहाँ का एरिया है ये, देखो ये पंजाब और चंडीगढ़ का एरिया, इसमें ये देखो ये आपको क्या बता रखा है कि डेप्थ ऑफ द वाटर लेवल जो है वो कितना कम हो जाएगा। जो रेड वाला जोन है, वो जो रेड वाला जोन है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पानी की। ये जो थोड़ा वाला, ये वाला रेड है, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी कम दिक्कत है, लेकिन इसके कंपेयर में रेड जोन में पहुंच चुका है, मतलब खतरे की घंटी हो चुकी है। ये ब्लू वाला अब यहाँ पे दिक्कतें शुरू हो रही है धीरे धीरे। तो क्या है यहाँ पे, ये देखो ये पहले डार्क ब्लू था तो अच्छा होगा, फिर लाइट ब्लू और नुकसान, फिर ये रेड हो गया और नुकसान, ये वाला रेड और नुकसान, ये वाला तो बिल्कुल ही नुकसान ही नुकसान। हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे 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 नीचे जाता जा रहा है। और जो बीजीएल है आपका वो क्या है, बिलो द ग्राउंड वाटर। अब देखो सीमेंट, अब सीमेंट का भी क्या है, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट, कि बिना सीमेंट के हम लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल सबके घर जो है वो किससे बने हुए, सीमेंट से। हाँ? हमारे हाउसेज, हमारे स्कूल्स, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे ब्रिजेस, रोड, ट्रांसपोर्ट, ये सब किससे बने, सीमेंट से। तो प्रोडक्शन जो है सीमेंट का हैज बीन लिस्टेड एज अ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। लेकिन सीमेंट की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। और जो प्रोसेस है इसका प्रोडक्शन करने का, रिलीज द फाइन डस्ट, ये कैसा डस्ट निकालता है, फाइन डस्ट निकालता है, जो कि क्या होता है हमारे लंग्स में जाता है, एकदम पतला पतला बारीक बारीक डस्ट निकालता है, जो हमारे क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो नाक से हमारा सीधा अंदर जाता है। डैमेज करता है वो किसको, डैमेज वो होता है एनिमल्स को भी कर रहा है प्रॉब्लम। अब देखो किस किस को दिक्कत है, हमारे एनिमल्स को दिक्कत है, हमारे ये लीव्स के ऊपर सेटल हो जाता है, सेटल ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, जिसकी वजह से डिक्रीज देयर यील्ड्स, की हमारे जो लीव्स हैं वो ग्रो होना कम हो जाती है। ठीक, हमारे जो सॉइल है, सॉइल को भी गंदा कर देता है, क्योंकि सॉइल के अंदर भी जा जाके घुस जाएगा, वाटर में जहां मिलेगा वो वाटर में पॉल्यूशन कर देगा। सोचो हम सीमेंट पी रहे हैं। ठीक, तो इसलिए हमारी एक बॉडी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए, ताकि इंश्योर हो सके कि पॉल्यूशन जो है वो कैसा रहे, पॉल्यूशन को कम से कम हम मिनिमाइज कर सके और
या एलिमिनेट हो सके तो एलिमिनेट कर दे। मिनिमाइज मतलब होता है कम करना, और एलिमिनेट मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना। कि हमारी जो ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, इन्होंने दिया है। इसमें हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि आपको हाईलाइटेड रहेगा। देखो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये। इन्होंने कुछ क्या दिया हमें, गाइडलाइंस दी है, ताकि पॉल्यूशन को हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके और एलिमिनेट कर सके। ठीक। हम्म, अब देखो, in addition there is a move towards the creating the alternative materials that reduce the pollution। और alternative materials भी हम यूज कर सकते हैं ताकि रिड्यूस हो सके pollution। दिस इंक्लूड द ट्रेडिशनल मटेरियल्स भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टोन और मड। हम पहले के टाइम के जैसे जो स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, उसको यूज कर सकते हैं, मिट्टी को यूज कर सकते हैं। न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लकड़ी वकड़ी से हमने अपने घर बना दिया। जैसे देखो इतना बड़ा घर बना है लकड़ी का, दिख रहा है ना। न्यू प्लांट बेस्ड चीजें भी यूज कर सकते हैं, रिसाइकल मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है दिल्ली में अभी एक जगह बनी है भारत दर्शन करके, है ना, पंजाबी बाग में। वो सारे जो बने हैं वो घूमने की एक जगह बना दी, जो सारी चीजें जो है आपके रिसाइकल चीजों से बनाई है। जैसे आपके साइकिल के वो हो गई चेन, हो गई इसकी साइकिल की चेन, गाड़ी के वो चीजें, गाड़ी के पार्ट्स हो गए, बहुत सारी गाड़ियों के, ये जो सारा इतना ज्यादा जो वेस्ट इकट्ठा था, उनसे उन्होंने एक खूबसूरत सी जगह बनाई है देखने लायक। तो क्या है, वो एक रिसाइकल मटेरियल है। तो आप भी, हम भी ये कर सकते हैं कि अपने घर में भी हम चीजें रिसाइकल मटेरियल वगैरह यूज कर सकते हैं। वेस्ट प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, जैसे बहुत लोग करते हैं ना, प्लास्टिक की जो बॉटल्स होते हैं खराब हो जाते हैं, लोग उसमें पेंटिंग करके उसको छोटे छोटे प्लांट उगा लेते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ऐसी चीजें कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे दिखा रखा है, एक कम्युनिटी बिल्डिंग है इन द एरोवेली कंस्ट्रक्शन बाय द एरोवेली अर्थ इंस्टीट्यूट विच होल्ड्स द यूनेस्को की चेयर फॉर द अर्थन आर्किटेक्चर। देख रहे हैं, ये पूरी लकड़ी से बनी हुई है, कि उसको यूनेस्को में भी, एक यूनेस्को करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी इसको इतना मतलब महान दर्जा मिल गया। दिस मॉडर्न बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ द मड एंड यूजिंग द स्पेशल टेक्निक। ये मड से बनी है, मतलब लकड़ी से भी नहीं बनी, लकड़ी दिख रही है शायद, लेकिन ये मड से या मतलब लकड़ी से जिससे भी बनी है, मतलब ये अलग ही उसमें लेवल में बनी है, और कितनी सुंदर भी लग रही है ना देखने में। तो ये चीज है। ठीक। तो हम अपनी पुरानी टेक्नोलॉजीज को थोड़ा डेवलप करके, मैं ये नहीं बोलती डायरेक्टली मिट्टी से घर बना दो जैसे पहले बनते थे, वो कच्चे घर होंगे। मिट्टी से भी हम उसमें कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज करके उसमें हम अच्छे से ऐसा घर बना सकते हैं ताकि वो सस्टेनेबल भी रहे और एनवायरमेंट को भी कम नुकसान करे। ठीक। अब देखो, ट्रेडिशनल मटेरियल्स एंड मेथड्स आर बीइंग कंबाइंड। जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स और मेथड्स हैं उनको क्या कर सकते हैं हम, कंबाइन कर सकते हैं विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ, ताकि क्रिएट हो सके न्यू मटेरियल्स दैट आर सस्टेनेबल। ठीक, मतलब हम ट्रेडिशनल का यूज करके ट्रेडिशनल को कंबाइन कर सकते हैं मॉडर्न के साथ, और उसे क्या बना सकते हैं, सस्टेनेबल बना सकते हैं। ठीक, जो चीजें जो हो हमारी प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो हो जाए वो लेस पॉल्यूटिंग हो जाए, एंड प्रोवाइड कर सकते हैं लोकल एम्प्लॉयमेंट। एंड इससे हमारा डिजाइन भी हम अपने माइंड में रख सकते हैं टू क्लाइमेट इन द प्लेस। मतलब वही है कि हम अपने ध्यान में ये भी रखते हैं कि हमारे क्लाइमेट को भी नुकसान ना हो, ये जो कि हम सोचते ही नहीं है कभी भी। ठीक। अब देखो, एक टेक्स्ट है, इसमें क्या है, वृक्ष आयुर्वेदा करके, ये एक एंशियंट इंडियन बॉटनिकल साइंस, बोटेनिकल साइंस है, दैट फोकस ऑन द स्टडी एंड केयर ऑफ द प्लांट एंड ट्रीज। तो एक ऐसी बुक है जिसपे ये बता रखा है कि कैसे हमें अपने स्टडी करना चाहिए और केयर करनी चाहिए अपने प्लांट्स और ट्रीज की। टर्म ये कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है। वृक्ष मतलब क्या होता है, ट्री, और आयुर्वेद मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ द ये। ठीक, तो वृक्ष मतलब ट्री था, हाँ, और आयुर्वेदा मतलब था साइंस ऑफ द लाइफ एंड हेल्थ, की हमें हेल्थ की और लाइफ की कैसे ध्यान रखना है। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो सिस्टम डेट्स बैक सेवरल मिलीनियम एंड द फॉर्मुलाइज इन द टेक्स्ट। ये बहुत पुरानी बुक में हमारा लिखा हुआ है कि कैसे हम अपने ध्यान रख सकते हैं अपनी लाइफ का, इनकी लाइफ का, चीजों का। ठीक। It was elaborated recommendation on the specific plants to be grown on the different types soil types। इसमें ये भी बता रखा है कि कौन से स्पेसिफिक प्लांट्स को आपको ग्रो करना चाहिए, कौन से सॉइल पे ग्रो करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो इंट्रिकेट हो सके मेथड फॉर द सीड कलेक्शन, प्रिजर्वेशन हो सके, प्री प्लानिंग ट्रीटमेंट हो सके, इरिगेशन टेक्निक्स कौन सी यूज कर सकते हैं, रिलायबिलिटी डिस्क्राइब। तो सारी चीजें बता रखी है कि सीड कलेक्शन कैसे होगा, और भी चीजें बता रखी है, मतलब सॉइल टाइप में कौन सी खेती होगी, कौन कौन से हमें सीड कलेक्शंस करने चाहिए, क्या प्रिजर्वेशन मतलब कैसे बचाना चाहिए अपनी चीजों को, कैसे प्री प्लांट ट्रीटमेंट यूज करना चाहिए, इरिगेशन टेक्निक्स भी कौन से यूज करना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है। इरिगेशन मतलब होता है पानी डालना, अपने खेतों में जो पानी डालते हैं। रिकमेंडेशन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द प्लांट की स्पीशीज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ग्रोथ की जो स्टेज है इन द सीजनल कंडीशन है, इट स्पेसिफाई द पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट वगैरह बता सकता है, मतलब कैसे हमें पेस्ट का मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक। स्ट्रेटेजीज क्या है, नेचुरल रिप्लांट। अब देखो, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हम बहुत सारे तरीके देख, अब आज के डेट में क्या होता है, नॉर्मली एक एग्जांपल देखते हैं। घरों में अगर हम मच्छर होते हैं तो हम क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाई मच्छर मारने वाली और जला के छोड़ दिया। अब सोचो वो अगरबत्ती जो जल रही है, हो सकता है कभी कभी बहुत लोगों को उससे दिक्कत होती है, जैसे मुझे पर्सनली खुद भी उससे दिक्कत है। हम अगरबत्ती जला के सो जाते हैं, या हम अपना जो ये है क्या बोलते हैं,
गुड नाइट और ये जो आजकल ये जो मशीन्स आ रही हैं उसको लगा के सो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो जो गैसेस निकलती है ना उससे वो हमारे लिए भी हार्मफुल होती है। सोचो अब उससे तो नुकसान ही है। अब हम उसके अब हमें मच्छर से भी बचना है तो हम उसको मतलब उसके एक्सचेंज में क्या यूज कर सकते हैं, हम कुछ नेचुरल रेपलेंट्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि जो पेस्टिसाइड्स लग जाते हैं हमारे खेतों में उसके तौर पे हम नेचुरल रेपलेंट्स को डाल सकते हैं। जैसे कि हमारी सरकार ने भी एक फर्टिलाइजर बनाया, लेकिन उस फर्टिलाइजर में जो भी फर्टिलाइजर उन्होंने बनाया उसमें नीम मतलब जो यूरिया बनाया है यूरिया में नीम भी डाल दिया। अब नीम क्या है, वो नेचुरल रेपलेंट की तरह है, क्योंकि नीम एक ऐसा है जिसके आसपास जो है वो अनवांटेड प्लांट्स और अनवांटेड जो पेस्ट है कीड़े मकोड़े वो नहीं लगेंगे, क्योंकि नीम तो हमारे सालों साल से चला आ रहा है, जिससे कीड़े नहीं लगते, कीड़े को बचाया जाता है। तो अपने घर में भी कुछ ऐसी अगरबत्तियां कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं, या साइड मतलब मॉडर्न जमाने में बाहर भी मतलब ऐसे कंपनीज भी इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं ताकि हमें नुकसान भी ना हो ना। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को जो ऐसी ऐसी चीजें होती है उनसे नुकसान होता है, ठीक। एंड प्लांट दैट शुड बी ग्रोन टुगेदर। दिस फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है वो प्रमोट करता है प्रैक्टिस लाइक द क्रॉप रोटेशन। जैसे कि हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, हम मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं अपने खेतों में अपने जो भी न्यूट्रिशन है उनको बचाने के लिए। अब क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपने वीट की कल्टीवेशन करी है ना, इस साल हमने वीट उगाया मतलब गेहूं उगा लिया। अब हम अगर नेक्स्ट बार भी अगर हमने वीट ही उगा लिया, वीट 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 वीट, तो हमारे प्लांट के मतलब जो हमारी जो सॉइल है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो तो सारे एक्सप्लोट हो जाएंगे जो भी वीट को चाहिए होते हैं, तो उसको और न्यूट्रिएंट्स तो मिल नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, खेती को चेंज भी करना चाहिए। अभी इस बार वीट उगा ले तो नेक्स्ट टाइम हमें वीट अब जो जो रिसोर्स लेते हैं, जैसे कि वीट नाइट्रोजन लेती है, अब नाइट्रोजन की तो कमी आ जाएगी उसमें, तो हमें नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए, पल्स की खेती कर देनी चाहिए। पल्सेस मतलब क्या होता है, थोड़े से दालें। अगर आप दालों की खेती करते हो तो दालों में क्या होता है, वो वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, क्रॉप रोटेशन। कि अभी आपने गेहूं उगा लिया तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ी सी दालें उगा लो, फिर आप चावल उगा लो, फिर आप कोई ये दाल वाल ऐसा कुछ उगा दो, जिससे उसकी जो पूर्ति है वो आपस में जो उनकी पूर्ति है कि इस वाली से जो न्यूट्रिएंट्स निकल गए वो दूसरी वाली फसल से वो न्यूट्रिएंट्स चले जाए। ऐसी फसलें नहीं करनी चाहिए कि हमेशा बस एक ही एक चलती रहे जहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाए, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, जब हम एक ही टाइम पे हम दो या दो से तीन क्रॉप्स को अपने खेत में उगा लेते हैं एक ही साथ ऐसे लाइंस में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक। हाँ ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक वर्ड होता है मिक्स्ड फार्मिंग करके भी होता है, वो अलग होता है। मिक्स्ड फार्मिंग में होता है हम बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं, जैसे हम खेतों को मतलब खेती भी करें और हम अपने क्या बोलते हैं जानवरों को भी अपना पाले, तो वो हो जाता है मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक। लेकिन मिक्स्ड फार्मिंग आपके अभी है नहीं, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ लो कि दो तीन एक ही बार में हम दो तीन फसलें लगा रहे हैं, मतलब हमने पहले इधर गेहूं की फसल लगा दी, उसके बगल में दाल की लगा दी, फिर से गेहूं फिर से दाल, ऐसे ऐसे लेयर बना दी, लाइन्स बना दी, ठीक। तो ये भी कर सकते हैं। तो वृक्ष आयुर्वेदा में उसने एडवाइस कर रखा है कि क्या प्रॉपर मेथड होते हैं सॉइल को प्लफ करने के। ऐसा प्लफ करो मतलब उसको जो ऐसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा खोदते हैं ना जिससे हम उसमें बीज डाल सके, तो उसको प्लफ करने का क्या साइंटिफिक प्रॉपर मेथड होते हैं वो कर सके, ताकि उसकी रिटेन कर सके वो अपने सॉइल के मॉइस्चर को भी, और एज वेल एज ग्रोथ हो सके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी, क्योंकि हमारे खेतों में जितने ज्यादा हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे फंगाई बैक्टीरिया और अर्थवर्म, उतने ज्यादा वो फर्टिलिटी उसकी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक। अब एक एग्जांपल आपको दिया है सिक्किम से, कि एक पीमास फैमिली फार्म था सिक्किम में, फेस डिक्लाइनिंग यील्ड्स। वहां पे क्या हो रहा था कि यील्ड जो था वो क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, मतलब जो उनकी खेती वो करते थे वो कम हो रही थी। एंड माउंटिंग द डेट्स फ्रॉम द एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट्स, अब उसमें जो भी वो केमिकल इनपुट वगैरह डालते थे उसकी वजह से उनको क्या हो गया था, उधार भी बहुत ज्यादा हो गया था। When the state government announced a policy to promote the organic farming, जब स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करेंगे थ्रू आउट द स्टेट। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब होता है कि एक ऐसी तरह की फार्मिंग करना है जिसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करोगे ही नहीं, आप सिर्फ नेचुरल चीजों का यूज करोगे। तो पीमा की फैमिली ने डिसाइड किया टू ट्राई, तो इट वाज नॉट इजी टू ट्रांजिशन। अब एकदम से आप पहले फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे और एकदम से आप सीधा बिना कोई फर्टिलाइजर बिना किसी केमिकल को यूज करो तो एकदम से इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। जब हम कोई एक मेजर चेंज करते हैं, अब जैसे आप सोचो आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, अब एकदम से मैं आपको बोलूं कि 10 घंटे पढ़ना पड़ जाए तो आप क्या बोलोगे, नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना चाहिए। पहले अभी 1 घंटा पढ़ा, फिर 1.5 घंटा किया, फिर 2 घंटा किया, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप 2-3 घंटे आराम से रोज पढ़ लोगे, ठीक। तो ये चीज है 2-3 घंटे, और धीरे धीरे तो बहुत लोग 10-10 घंटे भी पढ़ लेते हैं। अब आप सोचोगे तो आप तो 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे, हम छोटे बच्चे हैं। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ लोगे ऐसे, लेकिन अभी से ही आपको थोड़ा सा सिटिंग अपने आवर्स बढ़ाने चाहिए। ऐसे ही उन्होंने भी सोचा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिना किसी फर्टिलाइजर बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर वर्टिलाइजर या किसी बिना केमिकल की खेती की जाती है। तो उन्होंने सोचा कि मतलब ये ट्राई करते हैं, ट्रांजिशन इजी नहीं था और इसकी वजह से एक लॉस भी होता है इसमें, जो हमारा जो इल्ड है ना वो भी क्या हो जाता है, बहुत डिक्लाइन हो जाता है हमारा इल्ड, ठीक। क्या हो जाता है, हमारा डिक्लाइन हो जाता है। तो पीमान की फैमिली जो थी उसने डिसाइड किया टू ट्राई करने का। इट वाज नॉट इजी ट्रांजिशन, इनिशियली द यील्ड्स ड्रॉप, यील्ड क्या हुआ उसका ड्रॉप हो गया।
हाँ, इल्ड ड्रॉप होने का मतलब क्या होता है, जिनकी खेती थी पहले वो अगर 10 किलो उगाते थे, तो अब हो सकता है उन्होंने 5 किलो ही खेती हुई हो। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ, द एज अ सॉइल रिकवरिंग फ्रॉम द ईयर्स ऑफ केमिकल यूज, क्योंकि जो हमारी जो सॉइल होती है वो इतने सालों से अब उसको केमिकल्स की आदत हो चुकी थी, तो उसे लगा था केमिकल डालेंगे, हमने डाला नहीं, तो उसने क्या किया, कम खेती करी। लेकिन एक लंबा समय अगर दोगे तो वो भी थोड़ा सा उसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी थोड़ी इजीली करके इंक्रीज होती रहेगी। अब क्या है, फैमिली जो था स्विच कर गई टू द कंपोस्ट पे। ठीक, कंपोस्ट मतलब वही जो नेचुरल है, जैसे काव डंग और इन सब चीजों का यूज करना, नेचुरल पेस्ट पे, मतलब आपका ये, आपके ये सोचो नीम की चीजें यूज करना, नीम यूज करना, गार्लिक यूज करना, है ना, गार्लिक क्या होता है, लहसन, ठीक, तो इसको यूज करना है। स्टार्टिंग ग्रोइंग द मल्टीपल क्रॉप्स उन्होंने ग्रो स्टार्ट कर दी। आफ्टर अबाउट द 5 ईयर, अब आप आज देखो उनको तो पीमास फार्म वॉज थ्राइविंग, वो बहुत अच्छा हो चुका है। वो अपना कार्डमन बेच पाती है। ठीक, कार्डमन क्या होता है, कार्डमम क्या होता है, आप सबको बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में सर्च करके आना, फिर मुझे बताना, मुझे तो पता है लेकिन मैं बता दूंगी तो आप लोग सर्च ही नहीं करोगे। ठीक, जिंजर मतलब आपका अदरक भी कर पाती है, सेल कर पाती है, ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स भी उगा पाती है, वो भी प्रीमियम प्राइसेस में, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ना नॉर्मली क्या होता है, आपका नॉर्मल फार्म का जो भी चीज होती है, मटेरियल होता है, अगर आपको वो 100 रुपए किलो मिल रहा है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिना केमिकल वाली चीज आप 150 रुपए में बेच सकते हो, इतना ज्यादा फायदा होता है। ठीक, अब हुआ क्या, इन 2016 में सिक्किम जो था वो 100% ही, वो पूरा जो स्टेट है वो कैसा बन गया, ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। तो सिक्किम अगर कभी कोई पूछ ले कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो फर्स्ट टाइम पूरा ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है 100%, तो सिक्किम है। अब वहां पे पूरा सिर्फ एक पीमा की फैमिली नहीं, पूरी फैमिली ही सिर्फ ये करती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ वहां पे। और वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हुआ, क्या क्या और उसके इफेक्ट पड़े थे, ये भी हम देख लेते हैं, लेकिन विद डिफरेंट कलर, जैसे कि उसका क्या क्या हुआ। यहाँ पे लोकल बायोडाइवर्सिटी बढ़ी है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जो अलग अलग से इंसेक्ट्स थे, बर्ड्स थे, उनको भी आने लग गए, जो सोचो इंसेक्ट्स पहले बंद हो गए थे आना, वो फिर से आने लग गए, फिर से बर्ड्स, क्योंकि एक पूरी फूड चेन होती है जो कि बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इंसेक्ट खत्म हो गया तो अच्छी बात है, नहीं, बुरा है। जो उसको खाता होगा वो मर जाएगा, फिर जो उसको खाता होगा वो मर जाएगा, हमारी जो पूरी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए इंसेक्ट भी आ गए, जो जो पहले खत्म हो गए, तो बर्ड्स थे वो रिटर्न हो गए। टूरिज्म सेक्टर बढ़ गया, वहां पे बहुत लोग देखने जाने लगे कि आखिर आखिर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर कैसे रहे हैं लोग, क्या चीजें हैं। ठीक, फार्मर की इनकम जो थी वो भी बढ़ गई, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि प्रीमियम प्राइस पे हम अपना सामान बेच पाए, ये भी बढ़ गए। सोचो एक टाइम पे उनकी खेती कम हुई, लेकिन आज के टाइम पे उनकी खेती के जो बेनिफिट्स हुए वो इतने सारे हो गए। तो आज हुआ क्या, सिक्किम का जो ये जो मॉडल है ना, जो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला, पूरे वर्ल्ड वाइड, सोचो सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी देखा जाता है ये मॉडल, has demonstrated that an entire region can be successful transition to sustainable agricultural practices while improving both ecological and the economical outcomes के लिए। ठीक, अब देखो, रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमें क्या करना चाहिए, हम अपने रिसोर्सेज को हमेशा कैसा यूज करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस। ठीक, अब इसमें है क्या, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल यूज करने का मतलब क्या होता है कि हम अपने ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, अच्छे से यूज कर रहे हैं या नहीं, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हमने वेस्ट ही कर दिया, चीजें हो गई। तो इन केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर आपके पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दे कैन लास्ट लॉन्ग इनफ फॉर द ह्यूमैनिटी, के लिए भी लास्ट लॉन्ग रह सके, टू फाइंड द मोर सस्टेनेबल, हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू स्विच टू द रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी पे स्विच कर जाना चाहिए जितना हो सके। ठीक, क्या कर जाना चाहिए, स्विच कर जाना चाहिए, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल तो खत्म ही हो जाएंगे एक टाइम के बाद। हम्म, अब देखो यहाँ पे सैटेलाइट इमेज है, ये किसकी है, हमारे मतलब ऊपर से सैटेलाइट गई हुई ना हमारे अर्थ के ऊपर, वो सैटेलाइट ने इमेज भेजी है, क्या भेजी है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द राजस्थान, राजस्थान में बहुत लार्जेस्ट सोलर पार्क है। देखो ये सोलर पार्क क्या है, ये बहुत सारे वो लगा लिए, क्या होंगे, सोलर पैनल लगा लिए, इससे हमारी सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा ग्रो हो गई है। सोचो ऊपर से बैठ के हमारे सैटेलाइट ये देख पा रहे हैं कितना ब्लू ब्लू है ना, ये हमने सोलर पार्क लगा लिया। इट कैन रीजनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर अबाउट द 15% ऑफ द करंट नीड ऑफ राजस्थान, वो इतना जनरेट कर पा रहे हैं कि अपनी 15% की जो नीड है राजस्थान की, वो यही फुलफिल हो रही है, इन्हीं से हो रही है। ठीक, ये देखो ऐसे लगा लिया लाइन से, दिख रहा है सबको। देखो, और एक ये कहाँ का है, ये कर्नाटका का है, सोलर फार्म नियर द रायचूर कर्नाटका। अब देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे इंडिया और फ्रांस ने ना स्टार्ट किया था, मतलब अब जैसे होता है ना, कोई चीज नई नई हम आइडिया हमने दिया। ठीक, मान लो आपके घर में कुछ काम हो रहा है, मान लो अलमीरा बन रही है आपके घर में, तो अलमीरा का जो आइडिया है, हो सकता है आपने दिया हो, तो आप क्या बोलोगे, ये आइडिया मेरा है मम्मी, मेरा है, आप या आपने बनवाया भले ही आपने, लेकिन आइडिया तो मैंने दिया था ना कि ऐसे ऐसे अलमीरा होनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारा क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें आइडियाज जो है वो किसने दिया था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर दिया था।
लेकिन ये जो इम्प्लीकेशन है वो पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है। ठीक, तो ये हो क्या रहा है, ये एक मतलब ये एग्रीमेंट हुआ था इंटरनेशनल अलायंस फॉर द सोलर एनर्जी की, एक पूरा इंटरनेशनली सब लोगों ने क्या किया था, एक अलायंस बनाया था, एक ग्रुपिंग बनाई थी। अलायंस मतलब एक ग्रुप बनाना, कोलिशन बनाना, मतलब सब लोग मिलजुल के आएंगे और सब लोग अपने यहाँ पे क्या करेंगे, सोलर पैनल और ये सब चीजें लगाएंगे। कोलिशन है सनशाइन रिच के अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो सोलर एनर्जी है उसको यूज कर सकेंगे, क्योंकि देखो इसका नाम ही है ना सोलर एनर्जी। ठीक, इसका यूज कर पाएंगे। तो कोलिशन है, ये कोलिशन है ऑफ द सनशाइन रिच कंट्रीज का कमिटिंग, ताकि हम क्या कर सके, सोलर पावर को क्या कर सके, हार्नेस कर सके। ये अलायंस जो है उसने फोकस किया था ऑन द कंट्रीज ब्लेस्ड विद अबंडेंट। उनका पहले तो ये जो प्लान आया था ना वो सिर्फ उन कंट्रीज के लिए आया था जहाँ पे बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी है, मतलब हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जहाँ पे सोलर बहुत ज्यादा रहता है, सोलर एनर्जी उसके बीच की कंट्रीज का प्लान था। लेकिन धीरे धीरे अभी एक्सटेंड हो चुका है टेम्परेट कंट्रीज में भी और नीचे वाली टेम्परेट कंट्रीज में भी। ठीक, तो द अलायंस फोकस ऑन द कंट्रीज ब्लेस्ड विद द अबंडेंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट आती है वहां पे हमें सोलर पैनल लगा देने चाहिए, और वो क्या करेगा, सोलर यूज करके हमारी इलेक्ट्रिसिटी बना देगा और उसको स्टोर कर देगा। तो इंडिया ने हेल्प किया है, चैनल बिलियंस ऑफ डॉलर इनटू द सोलर प्रोजेक्ट्स में हमने बहुत पैसा लगाया है अक्रॉस द डेवलपिंग नेशंस में। शेयरिंग द टेक्निकल एक्सपर्टाइज, हमने लोगों को क्या किया है, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज दी है, लोगों को समझाया कि कैसे तुम लगा सकते हो। अब हो सकता है कुछ छोटी छोटी कंट्री उनको लगाना ही नहीं आता कि कैसे लगाएंगे, कैसे हम वो कर सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हेल्प करी उन कंट्रीज की ताकि वो अफोर्डेबल लगा सके। मतलब ऐसा भी ना हो ना कि सोलर एनर्जी बनाने में उनको बहुत पैसा लग जा रहा है। स्टार्टिंग में क्या था ना, सोलर एनर्जी खोज तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अब क्यों इतना इम्प्लीकेशन में है, क्योंकि जब पहले इसकी खोज हुई थी ना तो ये बहुत महंगा पड़ रहा था सोलर पैनल बनाना। लेकिन अब हमने ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि जो सोलर एनर्जी है वो क्या हो गई, अब इसको बनाना, इसको लगाना, सोलर पैनल लगाना बहुत सस्ता हो चुका है। ठीक, तो ये क्या बना दिया हमने, इसको अफोर्डेबल बना दिया। अफोर्डेबल बनाने की वजह से हमने बाकी लोगों की भी हेल्प करी, बाकी कंट्रीज की भी हेल्प करी है। अब देखो, भादला सोलर पार्क है आपका, कहाँ पे है ये, इंडिया का सोलर एम्बिशन सिंबल है, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ अ कंट्री कैन ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज, कैसे हम रिन्यूएबल में शिफ्ट कर गए, ये बता रहा है कि कैसे हम ट्रांजिशन कर गए। आजकल यूट्यूब पे वीडियोस आती है ना वो ट्रांजिशन वाली, अभी ये ड्रेस पहन रखी है श्यों और ये दूसरी ड्रेस आ गई, तो क्या है वो ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन मतलब है बदलाव। ऐसे क्या हुआ, पहले हम ट्रेडिशनल कोल पे सारा डिपेंडेंट करते थे, अब कैसे हमने कुछ एरिया में हम सिर्फ सोलर पे डिपेंड हो चुके हैं। ठीक, इंडियंस के लिए दीज अलायंस रिप्रेजेंट द बोथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी आई और इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी भी हुई, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हमारा बढ़ा भी, पैसा भी बढ़ा, चीजें भी बढ़ी और चीजें भी हुई। ठीक, ये even as we deal with this issue, अगर आज हम इसमें देखें इशू में, we must be mindful that the distribution and the access of resources including basic ones like the water and clean air is often unfair। आज की डेट में हमारा जो वाटर और क्लीन एयर है वो तो बहुत सारा अनफेयर हो चुका है और टू द सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। इन सिटीज मैनी एरियाज डू नॉट रिसीव द एडुकेट एंड द रेगुलर सप्लाई ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, कि हमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता कभी कभी साफ, और मिलता है तो बहुत गंदा मिलता है। एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है। और वहां पे वो क्या करते हैं, एक्सेसिव यूज करते हैं, किसका एक्सेसिव यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का। इसकी वजह से होता क्या है बेटा, हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो वी मस्ट रिमेंबर दिस आवर रिलेशनशिप विद द नेचर एंड एक्ट एज द स्टीवर्ड ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज टुवर्ड द रिस्टोरेशन, रीजनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। भगवत गीता में भी ये बात बोली गई है, लोक लोका संग्रह। हाँ, द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर्स एंड एक्ट फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल, कि हमें क्या है, सबकी हेल्प करनी चाहिए, वेलबींग होनी चाहिए सबकी। ठीक, बस ये आपका पूरा चैप्टर जो है अब खत्म हो चुका है। लास्ट में अब ये क्या है, एक समरी है। हमने क्या क्या देखा, नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स एंड सब्सटेंस अकर इन नेचर और वैल्यूएबल है हमारे ह्यूमंस के लिए। दूसरा, देयर आर द डिफरेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, द रिसोर्सेज कर्व्स क्या होता है, क्योंकि वही जहाँ पे रिसोर्सेज होता है वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है। फिर जहाँ पे भी वो डेवलपमेंट हो रही होती है वो बहुत ज्यादा स्लो डेवलपमेंट होती है, एकदम से थोड़ी ना सारी चीजें निकाल लेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम देखी थी हमने। वी नीड टू बिकम द विजिलेंट, हमें बहुत ज्यादा समझदार बनना पड़ेगा, ऐसे नजर रखने वाला बनना पड़ेगा। वॉट द रेट, इस चीज पर नजर रखनी पड़ेगी कि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हम उसको अच्छे से यूज करें, और सो एज नॉट टू ओवर एक्सप्लॉइट द, हमें अपने इनको ओवर एक्सप्लॉइट ना कर दें। जुडिशियस यूज करना चाहिए एंड वाइज यूज करना चाहिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ताकि हम उसे लॉन्गर पीरियड तक ले क्या कर सके, चला सके। आज के लिए बस इतना ही। सारे बच्चे को क्या करना है पता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक।